पॉडकास्ट प्रेप माइंड मैप्स में आपका स्वागत है। आज हम नाबार्ड ग्रेड ए के एक बहुत ही कोर सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। हाँ, आज हम कवर करेंगे एग्रीकल्चर की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस। फिर हम एग्रोनॉमी, फील्ड क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन और क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को समझेंगे। उसके बाद एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, क्रॉपिंग सिस्टम्स और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की समस्याओं पर भी नजर डालेंगे। और अंत में मीटेरियोलॉजी, प्रिसिजन फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को भी डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एग्रीकल्चर की डेफिनेशन से। सोर्सेज बताते हैं कि ये दो लैटिन शब्दों से बना है, एजर यानी सॉइल और कल्चरा यानी कल्टीवेशन। बिल्कुल, पर ये सिर्फ फसल उगाने तक ही सीमित नहीं है। इसकी डेफिनेशन बहुत व्यापक है। सही कहा, ये एक अप्लाइड साइंस है जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन से लेकर हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक रियरिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री सब कुछ शामिल है। और इसको 3 अलग-अलग नजरियों से देखा जाता है ना। एक आर्ट के रूप में, हाँ, जहाँ प्रैक्टिकल स्किल्स और हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। फिर एक साइंस के रूप में, जिसमें रिसर्च बेस्ड मेथड्स यूज होते हैं, जैसे ट्रांसजेनिक क्रॉप वैरायटीज। एग्जैक्टली। और तीसरा एक बिजनेस के तौर पर, जहां मैकेनाइजेशन के जरिए ये पूरा सिस्टम कमर्शलाइज और प्रॉफिट ओरिएंटेड बन जाता है। अच्छा, एग्रीकल्चरल एक्ट 1947 के अनुसार इसकी 7 मुख्य ब्रांचेस हैं। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और होम साइंस भी। होम साइंस, हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। एग्रीकल्चर से इसका क्या कनेक्शन है? ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एग्रीकल्चर को एक होलिस्टिक फार्म टू फोक अप्रोच से देखा जाता है। मतलब खेत से थाली तक। बिल्कुल। होम साइंस फूड प्रोसेसिंग, न्यूट्रिशन और वैल्यू एडिशन से डील करता है। तो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की एक तरह से फाइनल स्टेज है। समझ गया। तो अगर एग्रीकल्चर एक बड़ी स्ट्रेटेजिक फील्ड है, तो एग्रोनॉमी इसका टैक्टिकल प्लेबुक हुआ? बिल्कुल सही। एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक के एग्रोस यानी फील्ड और नोमोस यानी मैनेजमेंट से आया है। इसके जनक पीट्रो दी क्रेसेंजी माने जाते हैं। हाँ, और एग्रोनॉमी का स्कोप बहुत बड़ा है। इसमें सॉयल, वाटर और क्रॉप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस आते हैं। मतलब कौन सी फसल कब और कैसे लगानी है, ये सब इसमें तय होता है। एग्जैक्टली। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर भी अब इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है। तो अब आते हैं फील्ड क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन पर। कमर्शियल क्लासिफिकेशन एंड यूज पर बेस्ड है। सबसे पहले सीरियल क्रॉप्स, जो पोएसी फैमिली से हैं और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स हैं, जैसे राइस, व्हीट, मेज, ये मेजर सीरियल्स हो गए। और सॉर्गम और मिलेट्स माइनर सीरियल्स में आते हैं। ओके। दूसरा है पल्स क्रॉप्स, जो फैबेसी फैमिली से हैं। ये प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है और इनकी एक खास बात है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। बिल्कुल, ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाती हैं। ग्राम, लेंटिल, पिजन बी इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। फिर आते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स। ये लिस्ट काफी लंबी है। हाँ, और इनके अलावा फॉडर क्रॉप्स और ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स भी हैं। पर इसके साथ ही सीजनल क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खरीफ, राबी और जैद। सही। खरीफ फसलें साउथ वेस्ट मानसून पर निर्भर करती हैं, जैसे राइस और कॉटन। और राबी फसलें नॉर्थ ईस्ट मानसून पर, जैसे व्हीट और ग्राम। और जैद गर्मियों की फसलें हैं, मार्च से जून के बीच, जैसे वाटरमेलन और क्यूकम्बर। ये क्लासिफिकेशन आके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ले आता है। सोर्सेस कहते हैं कि क्रॉप यील्ड का लगभग 50% क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये भारतीय कृषि की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब किसान बेहतरीन बीज और खाद इस्तेमाल करने के बाद भी आधे से ज्यादा मौसम के भरोसे हैं। हाँ, इसीलिए फार्मिंग को रेनफॉल के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेन फेड फार्मिंग। करेक्ट। जहां 750 mm से कम बारिश हो वो ड्राई फार्मिंग है। 750 से 1150 mm रेनफॉल वाला एरिया ड्राईलैंड फार्मिंग और 1150 mm से ज्यादा वाला रेन फेड फार्मिंग। और दूसरे क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, इनका क्या रोल है? देखिए, टेम्परेचर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है और लाइट या सोलर रेडिएशन फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे जरूरी है। ठीक है। क्लाइमेट के अलावा इडाफिक यानी सॉइल फैक्टर्स भी हैं। सोर्सेज में सॉइल पीएच का जिक्र है कि 6 से 7 की रेंज बेस्ट होती है। ऐसा क्यों? इसे ऐसे समझिए कि सॉइल पीएच मिट्टी का मूड तय करता है। मूड मतलब? अगर मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक या अल्कलाइन हो तो वो न्यूट्रिएंट्स को लॉक कर लेती है। पौधे की जड़ें उन्हें एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। अच्छा। 6 to 7 की न्यूट्रल रेंज में ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स पौधों के लिए अवेलेबल फॉर्म में होते हैं। ये एक तरह से न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी का स्वीट स्पॉट है। समझ गया। तो इतने डाइवर्स क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस वाले देश में एग्रीकल्चरल प्लानिंग कैसे होती है? यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल। प्लानिंग कमीशन ने 1989 में भारत को 15 मेजर जोन्स में बांटा था। ये तो काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट लगता है। ये रेवोल्यूशनरी था। इसका मकसद था नेशनल लेवल की एग्रीकल्चरल पॉलिसीज को माइक्रो मैनेज करना। हर जोन की अपनी खासियत है, मिट्टी, बारिश, तापमान। जैसे जोन 6 ट्रांस गैंजेटिक प्लेन्स, जो अपने वीट राइस सिस्टम के लिए जाना जाता है। हाँ, तो वहाँ की पॉलिसी वाटर मैनेजमेंट और सॉइल हेल्थ पर फोकस करेगी, जबकि जोन 14 वेस्टर्न ड्राई रीजन यानी राजस्थान, वहाँ वाटर कंजर्वेशन पर। मतलब वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को खत्म करना। एग्जैक्टली।
और इन 15 जोन्स को आगे 72 सब जोन्स में भी बांटा गया है। ये तो हुई मैक्रो लेवल प्लानिंग। अब खेत के अंदर की स्ट्रैटेजीज पर आते हैं, यानी क्रॉपिंग सिस्टम्स। सबसे पहले मोनोक्रॉपिंग, जिसमें साल दर साल एक ही फसल उगाई जाती है। ये शॉर्ट टर्म में आसान लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म कर देता है। इससे बेहतर तरीका है क्रॉप रोटेशन। सही, इसमें हर साल फसलें बदली जाती हैं। इससे ना सिर्फ सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है, बल्कि पेस्ट्स और बीमारियों का साइकिल भी टूटता है। और इसके बाद आता है सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, जिसमें एक ही साल में एक के बाद एक 2 या 3 फसलें ली जाती हैं। सोर्सेज में इंटरक्रॉपिंग का भी जिक्र है। ये क्या है? इंटरक्रॉपिंग में एक ही समय पर 2 या 2 से ज्यादा फसलें एक डेफिनेट रो अरेंजमेंट में उगाई जाती हैं, जैसे मक्के की लाइंस के बीच में दालों की लाइन है। इससे स्पेस का बेहतर इस्तेमाल होता होगा। हाँ, और रिस्क भी कम होता है। इसके भी कई प्रकार हैं: रो, मिक्स्ड, स्ट्रिप और रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग, ये तो रिले रेस जैसा साउंड करता है। बिल्कुल वैसा ही है। पहली फसल के कटने से कुछ हफ्ते पहले ही दूसरी फसल के बीज बो दिए जाते हैं। टाइम बचता है और पैदावार बढ़ती है। ये सब स्ट्रैटेजीज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वाले इलाकों में और भी जरूरी हो जाती होंगी। बिल्कुल, वहाँ सबसे बड़ी समस्या है मॉइस्चर स्ट्रेस। अगली बारिश कब होगी ये पता ही नहीं होता। पर सोर्सेज कहते हैं कि हमारे देश का 95% पल्सेस और 75% ऑयल सीड्स इन्हीं एरिया से आता है। हाँ, इसीलिए ये सेक्टर नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रिटिकल है। यहाँ ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटीज का चुनाव बहुत जरूरी हो जाता है। और यहीं पर एक और क्रिटिकल चीज आती है, बीज। सीड। सही बात है, अच्छी फसल के लिए अच्छा बीज पहली शर्त है। सोर्सेज में 3 स्टेजेस बताए गए हैं: ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। इसको एक हायरार्की की तरह समझिए। ब्रीडर सीड वो मास्टर कॉपी है जिसे ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर तैयार करता है। ये सबसे प्योर होता है। और इसका टैग गोल्डन येलो कलर का होता है। करेक्ट। इस ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनता है, जिसका टैग व्हाइट होता है, और फिर फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड, जिसका टैग ग्रीन होता है। ग्रीन टैग वाला बीज ही आखिर में किसानों को मिलता है। हाँ, ये पूरा प्रोसेस एक क्वालिटी कंट्रोल चेन है, ताकि किसान तक पहुंचने वाला बीज जेनेटिकली प्योर और रिलायबल हो। और इसी चेन को जमीनी स्तर पर लाने के लिए सीड विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया। एग्जैक्टली। इसका लक्ष्य है सीड रिप्लेसमेंट रेट यानी SRR को बढ़ाना। मतलब किसान अपने पुराने बीजों की जगह नए सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल करें। बिल्कुल। इसमें किसानों को फाउंडेशन सीड 50% सब्सिडी पर दिया जाता है और उन्हें सीड प्रोडक्शन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो किसान सिर्फ बीज खरीदते नहीं, बल्कि खुद बीज प्रोड्यूसर भी बन जाते हैं। सही। इससे क्वालिटी सीड्स लोकली अवेलेबल होते हैं और किसानों को एक एडिशनल इनकम भी होती है। ये सब सुनकर लगता है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर कितनी नॉलेज इंटेंसिव हो गई है। यहाँ मीटरोलॉजी का भी बड़ा रोल होगा। जरूर। क्रॉप वेदर एडवाइजरी सिस्टम इसी पर आधारित है। ये कैसे काम करता है? देखिए, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD अगले 5 दिनों का वेदर फोरकास्ट जारी करता है। ओके। उस फोरकास्ट के बेसिस पर एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स एक एडवाइजरी तैयार करते हैं, जैसे अगले 3 दिनों में बारिश की संभावना है, इसीलिए सिंचाई रोक दें। और ये जानकारी किसानों तक कैसे पहुंचती है? मेघदूत ऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये सीधे किसानों के मोबाइल पर पहुंचती है। बहुत अच्छा। ये टेक्नोलॉजी की बात चली है तो प्रिसीशन फार्मिंग पर आते हैं। इसे साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट भी कहते हैं। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और पावरफुल है। कैसे? परंपरागत खेती में हम पूरे खेत को एक जैसा मानते हैं, लेकिन असल में खेत का हर हिस्सा अलग होता है। सही बात है, कहीं मिट्टी में नमी ज्यादा होती है, कहीं कम। प्रिसीजन फार्मिंग इसी वेरिएबिलिटी को मैनेज करती है। GPS, ड्रोन्स और सॉइल सेंसर्स का इस्तेमाल करके ये देखा जाता है कि खेत के किस हिस्से को किस चीज की कितनी जरूरत है। तो ये एक तरह से पेंटिंग में ब्रॉड ब्रश की जगह फाइन आर्ट ब्रश से डिटेलिंग करने जैसा हुआ। बिल्कुल, क्या खूब एनालॉजी है। इससे इनपुट्स का वेस्टेज रुकता है। और इसके फायदे क्या हैं? सोर्सेज बताते हैं कि इससे 5 से 15% तक यील्ड बढ़ सकती है, 15 से 25% पानी बच सकता है और 10 से 30% केमिकल का इस्तेमाल कम हो सकता है। तो ये इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल दोनों तरह से फायदेमंद है। बिल्कुल। अब एक और सिस्टम का जिक्र है, सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन या SCI। ये दावा करता है कि कम इनपुट से 50 से 100% ज्यादा पैदावार हो सकती है। ये कैसे मुमकिन है? SCI का कोर प्रिंसिपल है पौधों की क्वालिटी क्वांटिटी पर नहीं। इसके 4 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, पौधों को नर्सरी में ही मजबूत बनाना। दूसरा, पौधों को दूर दूर लगाना, जिससे उन्हें ज्यादा जगह, रोशनी और न्यूट्रिएंट्स मिले। ओके, आगे? तीसरा, मिट्टी को ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर करना। और चौथा, जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करना। इससे पौधों को एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मिलता है। एग्जैक्टली, जिससे वो अपनी पूरी पोटेंशियल तक ग्रो करते हैं। बिहार में मूंग बीन पर हुई एक स्टडी में SCI से पैदावार 200% तक बढ़ी। ये तो कमाल है। ये नेचुरल मेथड्स पर जोर देना हमें हमारे आखिरी टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ले आता है। हाँ, ये एक ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम है जहां सिंथेटिक केमिकल्स और GMOs पूरी तरह से बैंड है। इसके फायदे तो सब जानते हैं, लेकिन सोर्सेज इसकी चुनौतियों का भी जिक्र करते हैं, जैसे शुरुआती सालों में यील्ड का कम होना। सही कहा। ट्रांजिशन पीरियड ऑर्गेनिक फार्मिंग की सबसे बड़ी चुनौती है। जब आप केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक पर शिफ्ट करते हैं तो मिट्टी को रिकवर होने में 2 से 3 साल लगते हैं।
और इस दौरान पैदावार 20 से 25% तक गिर सकती है। हाँ, और इसमें लेबर भी ज्यादा लगता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म फायदे हैं, बेहतर सॉइल हेल्थ, केमिकल फ्री फूड और मार्केट में प्रीमियम प्राइस। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि एग्रीकल्चर अब सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स साइंस बन चुका है। हमारे सामने प्रिसीजन फार्मिंग जैसे हाईटेक रास्ते हैं, और वहीं SCI और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे एग्रो इकोलॉजिकल मॉडल्स भी हैं। ये सिर्फ पैदावार बढ़ाने की होड़ नहीं है बल्कि रिसोर्सेज को समझदारी से इस्तेमाल करने की एक नई सोच है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जिस पर हमारे लिसनर्स सोच सकते हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज का असर बढ़ रहा है, हमें किस रास्ते पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या हमें हाई यील्ड, हाई इनपुट, इंटेंसिव फार्मिंग पर फोकस करना चाहिए, या फिर हमें SIOGA और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे रिजिलिएंट लो इनपुट मॉडल्स को अपनाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों अप्रोचेस को खासकर भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए संतुलित कैसे किया जा सकता है? नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम की तैयारी में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एक नॉन नेगोशिएबल टॉपिक है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। जी बिल्कुल। हमारा मिशन है इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को एग्जाम रेडी पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करना। तो हम एक लॉजिकल फ्लो फॉलो करेंगे। शुरुआत होगी मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया से, फिर सॉइल फर्टिलिटी और फर्टिलाइजर्स, उसके बाद सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन, और आखिर में वाटरशेड मैनेजमेंट के मॉडर्न अप्रोच को डीकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट राइट इनटू इट। भारत की जमीन यानी यहाँ की मिट्टी सोर्सेस के हिसाब से 8 मेजर टाइप्स हैं, पर सबसे पहले बात करते हैं अलूवियल सॉइल की। एग्जैक्टली। अलूवियल सॉइल भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे वाइड स्प्रेड सॉइल है। ये देश का करीब 40 से 43% एरिया कवर करती है। 40 to 43%। जी। इसका फॉर्मेशन नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से होता है। मतलब अ प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। हाँ, खास तौर पर इंडस, गैंजीज और ब्रह्मपुत्रा, ये नदियां हर साल पहाड़ों से ताज़ा न्यूट्रिएंट रिच सॉइल लाकर नॉर्दर्न प्लेन्स में बिछा देती हैं। इसीलिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार के मैदान इतने उपजाऊ हैं। भारत का फूड बास्केट। बिल्कुल। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना प्रोडक्टिव बनाता है? देखिए, इसकी की प्रॉपर्टीज है इसका टेक्सचर जो लोमी से क्लेई होता है, और इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन इसमें किसी चीज की कमी होती है। हाँ, पोटेशियम की थोड़ी कमी हो सकती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है इसका pH लेवल, जो कि 6.5 से 7.5 के बीच, यानी ऑलमोस्ट न्यूट्रल। आइडियल कंडीशंस। एग्जैक्टली। राइस, व्हीट, शुगर केन और मेज जैसी स्टेपल क्रॉप्स के लिए। ओके, फ्रॉम द ब्रेड बास्केट टू द कॉटन बास्केट। नेक्स्ट अप इज ब्लैक सॉइल, जिसे रिगूर सॉइल भी कहते हैं। जी। ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन डेक्कन ट्रैप की बेसोल्टिक लावा फ्लोज की वेदरिंग से हुआ है। ये वॉल्केनिक रॉक के टूटने से बनती है। डिस्ट्रीब्यूशन। भारत का लगभग 15% एरिया, खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के पठारी इलाके। और इसकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक? इसका हाई क्ले कंटेंट। इसकी वजह से इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जबरदस्त होती है। मुझे इसका सेल्फ प्लाउइंग सॉइल वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ये क्या होता है? ये इसकी सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है। जब ये मिट्टी सूखती है तो इसमें गहरी दरारें यानी डीप क्रैक्स पड़ जाती हैं। ओके। ये दरारें सॉइल में डीप एरेशन का काम करती हैं, ऑक्सीजन को जड़ों तक पहुंचाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लाउइंग करती है। इसलिए सेल्फ प्लाउइंग। एग्जैक्टली। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम में रिच है। पर कमी? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। एंड ऑब्वियसली कॉटन के लिए फेमस है, इसीलिए ब्लैक कॉटन सॉइल। चलिए अब भारत के दूसरे सबसे बड़े सॉइल ग्रुप पर आते हैं, रेड सॉइल। जी, रेड सॉइल। ये डेक्कन प्लेटो के एक बड़े हिस्से पर फैली है। इसका रंग लाल क्यों होता है? इसका लाल रंग हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट, स्पेसिफिकली फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। ये क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वेदरिंग से बनता है। एरिया कवरेज? भारत का करीब 18.5% एरिया, अ ह्यूज पार्ट ऑफ द साउथ ईस्टर्न प्लेटो। मतलब तमिलनाडु, कर्नाटका, झारखंड। जी, इन सब जगहों पर आपको ये सॉइल दिखेगी। ब्लैक सॉइल की हाई वाटर रिटेंशन के मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? बिल्कुल उल्टी। रेड सॉइल का टेक्सचर सैंडी से क्ले तक हो सकता है, लेकिन इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी आमतौर पर कम होती है। अच्छा। ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और लाइम में भी डिफिशिएंट होती है। पोटैश और आयरन ऑक्साइड तो होता है, पर इसका एसिडिक pH कितना? अराउंड 5 to 6.5। ये सब मिलकर इसे नेचुरली कम फर्टाइल बनाता है। इसे प्रोडक्टिव बनाने के लिए टारगेटेड फर्टिलाइजर्स और कंसिस्टेंट इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, सो एक हाई मेंटेनेंस सॉइल। अब आते हैं लैटराइट सॉइल पर। इसका नाम लैटिन शब्द लेटर से आया है, जिसका मतलब है ईट। दैट्स अ परफेक्ट वे टू पुट इट। हवा के संपर्क में आने पर यह सचमुच ईट की तरह सख्त हो जाती है। और इसका फॉर्मेशन? इसका फॉर्मेशन बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है, हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। इन कंडीशंस में इंटेंस वेदरिंग और लीचिंग होती है। मतलब बारिश का पानी सॉइल से लाइम और सिलिका जैसे सॉल्युबल मिनरल्स को बहा ले जाता है। और पीछे क्या बचता है? सिर्फ आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। और ये मिलती कहाँ है? ये भारत का करीब 4.3% एरिया कवर करती है। आपको ये वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स और राजमहल हिल्स के समिट पर मिलेगी। तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी नहीं है? बिल्कुल नहीं।
NPK, लाइम, ऑर्गेनिक मैटर सब डिफिशिएंट है, लेकिन हाँ, ट्री क्रॉप्स जैसे कैशू और टी के लिए सूटेबल है। और इसका सबसे बड़ा कमर्शियल यूज बिल्डिंग ब्रिक्स बनाने में होता है। ठीक है, तो हमने 4 मेजर सॉइल टाइप्स को डिटेल में समझा। बाकी 4 को थोड़ा जल्दी से कवर करते हैं, स्टार्टिंग विथ डेजर्ट और एरिड सॉइल। राइट, डेजर्ट सॉइल को आप थर्स्टी सॉइल कह सकते हैं। राजस्थान और आसपास के ड्राई रीजन्स में सैंडी टेक्सचर, लो फर्टिलिटी और ऑलमोस्ट जीरो ऑर्गेनिक मैटर, सिर्फ ड्रॉट रेजिस्टेंट फसलें जैसे बाजरा और ग्वार ही यहाँ सर्वाइव कर पाती हैं। नेक्स्ट, सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल्स। इन्हें प्रॉब्लम सॉइल्स कहना ठीक रहेगा। बिल्कुल सही। ये पंजाब, हरियाणा, यूपी के उन ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट्स में मिलती हैं जहां ओवर इरिगेशन हुआ है। कैपिलरी एक्शन से जमीन के नीचे के सॉल्युबल सॉल्ट्स ऊपर आ जाते हैं या फिर सॉइल का पीएच 8.5 से भी ज्यादा हो जाता है। और इनके सुधार के लिए इन्हें रिक्लेम करने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल होता है। एंड व्हाट अबाउट फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स? इन्हें इमेच्योर सॉइल्स कहा जा सकता है। ये हिमालयन रीजन और पहाड़ी ढलानों पर मिलती हैं। स्लोप्स पर होने की वजह से इनका सॉइल प्रोफाइल पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता। हेट्रोजेनस होती है? जी, जगह जगह पर बदलती रहती हैं। ह्यूमस कंटेंट तो बहुत होता है पत्तों के सड़ने से, लेकिन पोटैश, फास्फोरस और लाइम डेफिशिएंट होती हैं। फाइनली, पीटी एंड मार्शी सॉइल्स। थिंक ऑफ दीज एज पिकल्ड सॉइल्स। पिकल्ड सॉइल्स? हाँ, ये वाटरलॉग्ड एरियाज जैसे केरला के कोस्टल रीजन्स, जहाँ इसे करी कहते हैं, और सुंदरबंस में मिलती हैं। पानी इतना ज्यादा होता है कि ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हो पाता। नतीजा? हाई ऑर्गेनिक मैटर, हाईली एसिडिक कंडीशंस और एक्सट्रीमली पुअर ड्रेनेज। एक्सीलेंट ब्रेकडाउन। अब आते हैं सॉइल फर्टिलिटी पर। फर्टिलिटी का मतलब सिर्फ न्यूट्रिएंट्स होना तो नहीं है? नॉट एट ऑल। सॉइल फर्टिलिटी एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ये मिट्टी की वो इनहेरेंट कैपेसिटी है जिससे वो पौधों को सही मात्रा और अनुपात में एसेंशियल न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सके। एक फर्टाइल सॉइल के कंपोनेंट्स क्या हैं? कई कंपोनेंट्स हैं। रिच ऑर्गेनिक मैटर, इफेक्टिव ड्रेनेज, अ बैलेंस्ड लेवल ऑफ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक ऑप्टिमल पीएच लेवल, जो जनरली 6.0 से 7.0 के बीच होता है। करेक्ट। आपने ऑर्गेनिक मैटर की बात की, पर एक टर्म जो बार बार आता है वो है कीटायन एक्सचेंज कैपेसिटी या CEC। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। ऑफ कोर्स, इसको ऐसे समझिए। CEC is the soil's ability to hold on to nutrients. लाइक अ मैग्नेट। Exactly, like a magnet. सॉइल पार्टिकल्स, खासकर क्ले और ऑर्गेनिक मैटर, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम पॉजिटिव आयंस या कैटायंस होते हैं। ओके, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। जी, तो अ सॉइल विद हाई CEC यानी हाई नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव न्यूट्रिएंट आयंस को मजबूती से पकड़ कर रखती है, उन्हें बारिश में बह जाने से रोकती है और धीरे धीरे प्लांट रूट्स को रिलीज करती है। प्रिसाइसली, इट्स बेसिकली अ मेजर ऑफ द सॉइल्स नेचुरल स्टोरेज बैटरी फॉर प्लांट फूड। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। तो हायर द CEC, मोर फर्टाइल द सॉइल, और इस फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइजर्स क्रूशियल है। लेट्स टॉक NPK, नाइट्रोजन से शुरू करते हैं। नाइट्रोजन, ये लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये क्लोरोफिल और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। और इसकी कमी? इसकी कमी का सबसे कॉमन साइन है पत्तियों का पीला पड़ना, जिसे क्लोरोसिस कहते हैं। कमर्शियल सॉसेज में सबसे पॉपुलर है यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया इज किंग। मैंने देखा है फार्मर्स DAP बहुत यूज करते हैं। ग्रेट क्वेश्चन। DAP या डाई अमोनियम फॉस्फेट एक कॉम्बिनेशन फर्टिलाइजर है। इससे आपको फास्फोरस मिलता है 46% एज P2O5 और कुछ नाइट्रोजन भी। तो ये दो काम एक साथ करते हैं? जी, फास्फोरस का मेन रोल रूट डेवलपमेंट और एनर्जी ट्रांसफर यानी ATP में है। इसकी कमी से जड़ें कमजोर होती हैं और पत्तियों में एक पर्पलिश टिंट आ जाता है। समझ गया। एंड द थर्ड मस्किटियर, पोटेशियम। पोटेशियम इज द रेगुलेटर। ये प्लांट में वाटर रेगुलेशन, स्टेम स्ट्रेंथ और डिजीज रेजिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं, जिसे मार्जिनल लीफ स्कॉच कहते हैं। इसके मेन सोर्सेज हैं म्यूरिएट ऑफ पोटैश या MOP। तो आइडियल अप्रोच होगा सॉइल टेस्ट कराना और फिर इन्हें बैलेंस्ड तरीके से अप्लाई करना। पर ये जमीन पर कितना प्रैक्टिकल है? यही तो अहम मुद्दा है। आइडियल अप्रोच है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या INM, जहां आप ऑर्गेनिक मैन्योर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स दोनों का बैलेंस्ड यूज करते हैं बेस्ड ऑन सॉइल टेस्टिंग। पर ज्यादातर ब्लैंकेट रिकमेंडेशंस पर काम चलता है, इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी स्कीम्स शुरू की गई थी। राइट। तो अब हमने मिट्टी बना ली, उसे खिला भी दिया, अब उसे बचाना है। दिस ब्रिंग्स अस टू सॉइल इरोजन। Precisely. Soil erosion is the detachment and transportation of soil particles. और इंडिया में इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट पानी है। वाटर इरोजन के प्रोग्रेसिव स्टेजेस हैं, आइए उन पर चलते हैं। स्टेज 1। स्टेज 1 इज स्प्लैश इरोजन। इमेजिन कीजिए बारिश की एक बूंद खाली जमीन पर गिरती है। ये एक छोटे बॉम्ब की तरह काम करती है, जो मिट्टी के कणों को हवा में उछाल देती है। करेक्ट। यहीं से सब शुरू होता है। और जब ये पार्टिकल्स पानी के साथ बहने लगते हैं, तब आता है स्टेज 2, शीट इरोजन। यहाँ टॉप सॉइल की एक पतली यूनिफॉर्म लेयर पूरी सतह से हट जाती है, जैसे टेबल से चादर खींच लियो। बिल्कुल। ये दिखाई नहीं देती पर बहुत खतरनाक है। और अगर ये कंट्रोल ना हो तो स्टेज 3, रिल इरोजन। बहता हुआ पानी छोटी छोटी नालियों या रिल्स में कॉन्सेंट्रेट होने लगता है।
इन्हें आप खेत की जुताई से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं किया तो फाइनल सबसे डिस्ट्रक्टिव स्टेज गली इरोजन। एग्जैक्टली रिल्स बड़ी और गहरी होकर गलीज बन जाती हैं। ये इतनी बड़ी होती हैं कि नॉर्मल कल्टीवेशन से ठीक नहीं हो सकती। चंबल के बीहड़ इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। पावरफुल इमेज। तो इससे लड़ने के लिए सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स क्या हैं? इन्हें हम दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला एग्रोनॉमिक या बायोलॉजिकल मेजर्स, जिसमें फसलों और वनस्पति का इस्तेमाल होता है। जी, इसमें आता है कंटोर कल्टीवेशन यानी ढलान के परपेंडिकुलर जुताई करना। फिर है मल्चिंग, मिट्टी को ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल से ढकना। स्ट्रिप क्रॉपिंग और एग्रोफॉरेस्ट्री भी इसी में ही आते हैं, हाँ राइट? यस, स्ट्रिप क्रॉपिंग में अलग अलग फसलों की पट्टियां बनाकर उगाते हैं और एग्रोफॉरेस्ट्री में पेड़ों को फसलों के साथ इंटीग्रेट करते हैं। और दूसरी कैटेगरी मतलब हैवी ड्यूटी इंजीनियरिंग। नेचुरल मेजर्स सबसे कॉमन है बंडिंग, खेत के चारों तरफ मेड़ बनाना। ज्यादा ढलान पर 8% स्लोप से ऊपर आपको स्लोप को सीढ़ी नुमा खेत में काटना पड़ता है, जिसे कहते हैं टेरेसिंग या बेंच टेरेसिंग। बिल्कुल। और जो गलीज पहले से बन चुकी हैं उनके लिए हम चेक डैम्स जैसी संरचनाएं यूज करते हैं। ये गली के पार बनाए गए छोटे छोटे बैरियर्स होते हैं जो पानी की रफ्तार कम करते हैं। ये लूज बोल्डर्स से बन सकते हैं या फिर गेबियन स्ट्रक्चर्स से, जो पत्थरों से भरे तार के बॉक्स होते हैं। ये सब तो एक बड़े लैंडस्केप लेवल सोल्यूशन की तरफ इशारा कर रहा है, जो हमें हमारे फाइनल सेगमेंट पे लाता है, वाटरशेड मैनेजमेंट। जी, वाटरशेड सिंपली एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहां का सारा बारिश का पानी बहकर एक कॉमन पॉइंट पर इकट्ठा होता है। और वाटरशेड मैनेजमेंट ये इस पूरे एरिया में लैंड, वाटर और वेजिटेशन सभी रिसोर्सेज को मैनेज करने का एक होलिस्टिक अप्रोच है। इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक एक्रोनिम का जिक्र था, WER। That's right. The main objectives are WER, water conservation, ecosystem safety और बेहतर रूरल livelihoods। आइडिया ये है कि अगर आप वाटरशेड को अच्छी तरह मैनेज करते हैं तो पानी की उपलब्धता बढ़ती है, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उससे स्थानीय इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में सुधार होता है। इसके तहत की इंटरवेंशंस क्या हैं? ये उन सब चीजों का कॉम्बिनेशन है जिनकी हमने बात की। इसमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाना शामिल है, जैसे चेक डैम्स, पर्कुलेशन टैंक्स, फार्म पॉन्ड्स। इसमें वेजिटेशन मैनेजमेंट भी है, एफॉरेस्टेशन और पास्चर डेवलपमेंट के जरिए। लेकिन सबसे जरूरी है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एब्सोल्युटली, स्थानीय लोगों की भागीदारी के बिना ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता। और गवर्नमेंट की मेजर स्कीम्स इसे कैसे ड्राइव कर रही हैं? फ्लैगशिप प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी IWMP, जो अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा है। जी, PMKSY के वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट का। यहाँ तक कि MGNREGA के फंड्स भी वाटरशेड एसेट्स बनाने में खूब इस्तेमाल होते हैं। और फोकस है पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर। जी, और इसके रिजल्ट्स भी काफी प्रभावशाली रहे हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में 50 से 100% की वृद्धि और ग्राउंड वाटर रिचार्ज देखा गया है। तो ये था सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पर एक कॉम्प्रिहेंसिव लुक। नाबार्ड एग्जाम के लिए ये एक क्रिटिकल नॉलेज बेस है। बिल्कुल। और जाते जाते एक आखिरी विचार, हमने वाटरशेड मैनेजमेंट की टेक्निक्स की बात की, पर जैसे क्लाइमेट चेंज बारिश के पैटर्न को अनियमित और तीव्र बना रहा है, मतलब कम दिन बारिश, लेकिन जब हो तो बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। तो क्या हमारे करंट इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स जैसे चेक डैम्स और बंस काफी होंगे? तो आज हम बात करेंगे भारत के वाटर रिसोर्स और इरिगेशन मैनेजमेंट पर, खासकर नाबार्ड ग्रेड A परीक्षा के लिहाज से। बिल्कुल, हम शुरुआत करेंगे भारत के वाटर रिसोर्सेज के ओवरव्यू से, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन और क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। और उसके बाद कमांड एरिया डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स और माइक्रो इरिगेशन को भी समझेंगे। और अंत में इरिगेशन पंप्स और प्रोजेक्ट्स का जो क्लासिफिकेशन है, मेजर, मीडियम और माइनर, उसे भी डिटेल में कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। भारत में दुनिया की 18% पॉपुलेशन है, पर हमारे पास दुनिया के वाटर रिसोर्सेज का कितना हिस्सा है? हमारे पास दुनिया का केवल 4% वाटर रिसोर्स है। सिर्फ 4%? हाँ, और ये 2.45% ज्योग्राफिकल एरिया पर फैला है। तो आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बताते हैं। और इसमें बारिश का कितना योगदान है? हमारा जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स यानी BCM है। 4000 BCM, ये तो बहुत ज्यादा लगता है। पर इसमें से जो यूजेबल वाटर है, सरफेस और ग्राउंड वाटर मिला के, वो सिर्फ 1122 BCM है। मतलब कुल का लगभग 60% भी नहीं। सही। और इस यूजेबल वाटर का सेक्टोरल यूसेज देखें तो एग्रीकल्चर में सरफेस वाटर का 89% और ग्राउंड वाटर का 92% इस्तेमाल होता है। मतलब लगभग सारा पानी खेती में ही जा रहा है। और यहीं पर इरिगेशन मैनेजमेंट का रोल आता है। बिल्कुल। और मैनेजमेंट का मुख्य लक्ष्य है वाटर यूज एफिशिएंसी यानी WU को बढ़ाना। तो इस एफिशिएंसी को मापते कैसे हैं? इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, कन्वेंस एफिशिएंसी, मतलब पानी को सोर्स से खेत तक पहुंचाने की एफिशिएंसी। और ये कितनी होती है? ये 35 से 65% के बीच होती है। अगर लाइन कैनाल्स हैं तो बेहतर होती है। अच्छा, और दूसरा कंपोनेंट? दूसरा है एप्लीकेशन एफिशिएंसी, मतलब खेत में पानी को पौधे की जड़ों तक पहुंचाने की एफिशिएंसी। ये 50 से 75% तक होती है। तो फिर ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी हुई? और यही पर चिंता की बात है। पारंपरिक सिस्टम्स में यह सिर्फ 12 से 34% है। बस 12 से 34%?
मतलब 100 लीटर पानी में से 80 लीटर से ज्यादा बर्बाद हो जाता है। एग्जैक्टली और इसी बर्बादी को समझने के लिए हमें इरिगेशन के टाइप्स को देखना होगा। हाँ, तो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? इन्हें हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, सरफेस, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन मतलब जो फ्लड इरिगेशन होता है। हाँ, इसे ग्रेविटी या फ्लड इरिगेशन भी कहते हैं। इसमें पानी को बस जमीन पर ग्रेविटी के जरिए फैला दिया जाता है, जैसे धान की खेती में होता है। बिल्कुल। फ्लड इरिगेशन खासकर राइस के लिए और फरो इरिगेशन रो क्रॉप्स जैसे मेज और कॉटन के लिए। और इसकी एफिशिएंसी तो सबसे कम होगी। बहुत कम, लगभग 30-50%। और इससे वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का खतरा भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसका बेहतर विकल्प क्या है? अगला कदम है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसमें प्रेशराइज्ड पाइप्स के नेटवर्क से पानी को बारिश की तरह छिड़का जाता है। इसकी एफिशिएंसी कितनी बेहतर है? काफी बेहतर, 70 से 85% तक। और ये ढलान वाली या असमान जमीन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें हाई कैपिटल कॉस्ट एक इशू होगा। जी, हाई कैपिटल कॉस्ट है और तेज हवा से पानी का लॉस भी होता है। और सबसे एडवांस तरीका है ड्रिप इरिगेशन। हाँ, ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन, जिसे माइक्रो इरिगेशन भी कहते हैं। इसमें पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में जाता है। और इसकी एफिशिएंसी तो 90% से भी ऊपर होगी। 90 से 95%। ये सबसे एफिशिएंट तरीका है। इसके फायदे तो बहुत होंगे फिर। बहुत है। 30 से 70% पानी की बचत, 20 से 90% तक यील्ड में बढ़ोतरी और फर्टिगेशन यानी पानी के साथ फर्टिलाइजर देना भी पॉसिबल है। लेकिन इसकी लागत भी सबसे ज्यादा होगी। हाँ, कैपिटल कॉस्ट सबसे ज्यादा है और एमिटर्स के क्लॉग होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो ये तो हुए तरीके। अब बात करते हैं सोर्सेज की। भारत में सिंचाई का पानी आता कहाँ से है? भारत में 3 मुख्य सोर्स हैं, कैनाल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स और टैंक्स। कनाल्स का कितना हिस्सा है? मुझे लगता था ये सबसे बड़ा सोर्स होगा। ये एक आम धारणा है, पर अब नहीं। कनाल इरिगेशन का हिस्सा अब 30% के आसपास है। ये ज्यादातर नॉर्दर्न प्लेन्स में है। इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी समस्या है सीपेज और इवेपोरेशन से होने वाला वाटर लॉस। कच्ची नहरों में ये 40% तक हो सकता है। तो फिर सबसे बड़ा सोर्स क्या है? अब सबसे बड़ा सोर्स है वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन, जिसका हिस्सा 60% से भी ज्यादा है। 60% से ज्यादा? हाँ, देश में 20 मिलियन से ज्यादा ट्यूबवेल्स हैं। इसका फायदा यह है कि किसान का अपना इंडिपेंडेंट सोर्स है। लेकिन इसकी चुनौती है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा संकट है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में वाटर टेबल हर साल 0.5 से 1 मीटर तक गिर रहा है। और तीसरा सोर्स है टैंक इरिगेशन। जी, ये मुख्य रूप से पेनिनसुलर इंडिया के रॉकी टेरेन में है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका। इसमें बारिश का पानी तालाबों में स्टोर किया जाता है। लेकिन ये तो पूरी तरह बारिश पर निर्भर होगा। हाँ, और सिल्टेशन यानी गाद भरने की समस्या भी रहती है। अब एक और जरूरी सवाल, क्या हर फसल को एक बराबर पानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट या CWR कहते हैं। और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका एक फॉर्मूला है, CWR = ETO × KC। ये ETO और KC क्या है? ETO यानी रेफरेंस एवापोट्रांसपिरेशन। ये मौसम के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। ओके, और KC? KC है क्रॉप कोएफिशिएंट। ये फसल के प्रकार और उसकी ग्रोथ स्टेज पर डिपेंड करता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे शुगरकेन और राइस जैसी हाई वाटर डिमांड क्रॉप्स को 1200 से 1500 mm पानी चाहिए। और कम पानी वाली फसलें? मिलेट्स जैसे बाजरा, जौहर और पल्सेस को सिर्फ 300 से 500 mm पानी चाहिए। और ग्रोथ स्टेज का भी असर होता है? बिल्कुल, फ्लावरिंग स्टेज में पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आते हैं। सरकारें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो बना देती हैं, पर पानी खेत तक नहीं पहुंचता। इस गैप को भरने के लिए क्या किया गया है? इसी गैप को भरने के लिए 1974-75 में कमांड एरिया डेवलपमेंट यानी कैड प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। कैड प्रोग्राम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था क्रिएटेड इरिगेशन पोटेंशियल और उसके एक्चुअल यूटिलाइजेशन के बीच के अंतर को कम करना। तो ये जमीन पर काम कैसे करता है? इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके 3 मुख्य कंपोनेंट्स हैं। पहला, ऑन फार्म डेवलपमेंट, जिसमें फील्ड चैनल्स बनाना, लैंड लेवलिंग करना शामिल है। मतलब खेत तक पानी पहुंचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। सही। दूसरा है वाराबंदी सिस्टम, यानी पानी का रोटेशनल सप्लाई ताकि सबको बराबर पानी मिले। और तीसरा? फार्मर ट्रेनिंग, किसानों को बेहतर तकनीक और फसल पैटर्न के बारे में शिक्षित करना। पानी बचाने की बात हो रही है, तो और कौन सी तकनीकें हैं जो किसान अपना सकते हैं? कई फील्ड लेवल टेक्निक्स बहुत इफेक्टिव हैं, जैसे मल्चिंग यानी जमीन को ढकना ताकि इवेपोरेशन कम हो। इससे 30 से 50% तक पानी बचता है। ये तो बहुत आसान और सस्ता तरीका लगता है। बिल्कुल। इसके अलावा कंजर्वेशन टिलेज या जीरो टिलेज भी है, और रेस्ड बेड प्लांटिंग भी पानी बचाता है। सॉइल मैनेजमेंट का भी कोई रोल है इसमें? बहुत बड़ा रोल है। सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर जैसे कंपोस्ट डालने से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और सबसे जरूरी है वाटर हार्वेस्टिंग जैसे फार्म पॉन्ड्स और चेक डैम्स बनाना। चलिए अब वापस माइक्रो इरिगेशन पर आते हैं। सरकार इसे प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है? सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY का पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट इसी पर फोकस करता है। इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है? हाँ, सिस्टम की लागत पर 40 से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। सरकार का टारगेट 10 मिलियन हेक्टेयर्स को माइक्रो इरिगेशन के तहत लाना है। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब बात करते हैं पंप्स की। सिंचाई के लिए किस तरह के पंप्स इस्तेमाल होते हैं? ज्यादातर सेंट्रीफ्यूजल पंप्स इस्तेमाल होते हैं। इनमें सरफेस पंप्स हैं जो 7-9 मीटर तक की लिफ्ट के लिए होते हैं। और गहरे बोरवेल्स के लिए?
उनके लिए सबमर्सिबल पंप्स का इस्तेमाल होता है जो 30 से 300 मीटर या उससे भी ज्यादा गहरे हो सकते हैं। और इनके पावर सोर्सेस क्या हैं? 3 मेन सोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिक, डीजल और सोलर पंप्स। इलेक्ट्रिक पंप्स सबसे कॉमन होंगे। हाँ, सबसे एफिशिएंट और रिलायबल हैं पर ग्रिड पर निर्भर हैं। डीजल पंप्स ग्रिड से दूर के इलाकों के लिए हैं पर उनका फ्यूल कॉस्ट और पोल्यूशन ज्यादा है। तो सबसे सस्टेनेबल विकल्प सोलर पंप्स हुए। बिल्कुल, इनका ऑपरेशनल कॉस्ट जीरो है, मेंटेनेंस कम है और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। पर इनकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है। हाँ, लेकिन सरकार की कुसुम स्कीम के तहत इन पर 30 से 50% की सब्सिडी मिलती है। बहुत बढ़िया। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? मेजर, मीडियम और माइनर। प्लानिंग कमीशन इन्हें कल्चरेबल कमांड एरिया यानी CCA के आधार पर क्लासिफाई करता है, तो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? जिनका CCA 2000 हेक्टेयर से कम हो। इसमें ज्यादातर ग्राउंड वाटर सोर्सेज जैसे वेल्स और ट्यूबवेल्स आते हैं। और भारत की सिंचाई में इनका ही सबसे बड़ा योगदान है। एकदम सही, कुल सिंचाई का 60% से ज्यादा हिस्सा माइनर इरिगेशन से आता है। और मीडियम और मेजर प्रोजेक्ट्स? 2000 से 10,000 हेक्टेयर के CCA वाले प्रोजेक्ट्स मीडियम कहलाते हैं और 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा CCA वाले प्रोजेक्ट्स मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये तो बड़े डैम्स और कैनाल नेटवर्क्स वाले प्रोजेक्ट्स होंगे। जी, इनका कैपिटल कॉस्ट बहुत हाई होता है, जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है और इनके एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट्स भी बड़े होते हैं। तो अगर हम ओवरऑल स्टेटस देखें तो भारत में कितना इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट हुआ है और हम कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं? भारत में लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर्स का इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट किया गया है। और यूटिलाइजेशन? यूटिलाइजेशन लगभग 110 मिलियन हेक्टेयर्स का ही हो पा रहा है। मतलब करीब 30 मिलियन हेक्टेयर्स का गैप अभी भी मौजूद है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हमें बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ वाटर यूज एफिशिएंसी पे ध्यान देना होगा। हर बूंद को कीमती समझना होगा। बिल्कुल, और आगे के लिए सोचने वाली बात यह है कि अब भारत की फ्यूचर वाटर सिक्योरिटी का जवाब बड़े बांधों और नहरों जैसी सेंट्रलाइज्ड योजनाओं में है या फिर माइक्रो इरिगेशन और सोलर पंप्स जैसी डिसेंट्रलाइज्ड फार्मर लेड टेक्नोलॉजीज में, जो पर ड्रॉप मो क्रॉप के लक्ष्य को सही मायने में हासिल कर सकती हैं। चलिए आज की बात शुरू करते हैं। आज हम एक फसल के पूरे सफर को देखेंगे, मतलब खेत की तैयारी में जो ताकत लगती है वहां से लेकर उसे गोदाम में सुरक्षित रखने तक। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि हर कदम पर इंजीनियरिंग कैसे किसान की मदद कर रही है। और भारत की कृषि को आधुनिक बनाने में असली चुनौतियां और मौके कहाँ छिपे हैं। बिल्कुल सही कहा। यह सफर शुरू होता है खेत में लगने वाली ताकत यानी फार्म पावर से। हम समझेंगे कि ट्रैक्टर और सोलर पंप जैसी चीजें कैसे पूरा खेल बदल रही हैं। फिर हम बात करेंगे पानी की, जो खेती की जान है। हाँ, कि कैसे फार्म पॉइंट्स जैसे छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला रहे हैं। और फसल उगने के बाद कहानी खत्म तो नहीं होती। नहीं। हम जानेंगे कि एग्रो प्रोसेसिंग मतलब फल सब्जियों से जूस या चिप्स बनाने का क्या महत्व है। और अंत में सबसे जरूरी पड़ाव स्टोरेज यानी भंडारण। कैसे एक सही गोदाम या साइलो देश का लाखों टन अनाज बर्बाद होने से बचा सकता है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि नाबार्ड ग्रेड ए परीक्षा के लिहाज से जो सबसे काम की बातें और आंकड़े हैं उन्हें हम आसान भाषा में समझें। तो जाहिर है खेती की शुरुआत होती है ताकत से। जमीन को जोतना है, बीज बोना है, हर काम में ऊर्जा लगती है। पारंपरिक रूप से तो ये काम इंसानों और जानवरों से होता आया है। आज इनकी क्या स्थिति है? देखिए, आज भी ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी भूमिका बदल रही है। जैसे हम ह्यूमन पावर की बात करें तो एक व्यक्ति औसतन 0.1 हॉर्स पावर की ऊर्जा दे सकता है। अच्छा। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि गांव से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। खेती में मजदूरों की कमी हो रही है। तो मशीनों पर निर्भरता बढ़ रही है। हाँ, बिल्कुल। और जानवरों का क्या? फिल्मों में तो आज भी हम हल चलाते बैल देखते हैं। और वो हकीकत भी है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है। एक बैल आप मानिए औसतन 1.0 HP की ताकत देता है। यानी एक इंसान से 10 गुना ज्यादा। 10 गुना। लेकिन जैसे जैसे ट्रैक्टर सस्ते और सुलभ हो रहे हैं, जानवरों का इस्तेमाल भी कम हो रहा है। तो मतलब इंसान और जानवरों की मेहनत के दिन अब धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। बिल्कुल। असली गेम चेंजर तो मशीनें हैं और इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है ट्रैक्टर, है ना? बिल्कुल। मैकेनिकल पावर आज भारतीय खेती का चेहरा है। हमारे देश में छोटे 10-22 HP के ट्रैक्टर से लेकर 100 HP से भी ज्यादा ताकतवर बड़े ट्रैक्टर मौजूद हैं। और ये बाजार तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत तेजी से। आज भारत में लगभग 10 मिलियन ट्रैक्टर हैं और ये संख्या हर साल 8 से 12% की दर से बढ़ रही है। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। मतलब खेती का तरीका बदल रहा है, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों में। लेकिन ट्रैक्टर तो सिर्फ एक इंजन है, असली काम तो उसके साथ जुड़ने वाले उपकरण करते हैं। आपने कुछ उपकरणों का जिक्र किया था, रोटावेटर, हैरो। ये सुनने में काफी टेक्निकल लगते हैं, ये हैं क्या? जरूर। रोटावेटर को आप जमीन के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर समझ सकते हैं। अच्छा, ये मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को तोड़कर उसे एकदम भुरभुरा और मुलायम बना देता है ताकि बीज आसानी से जड़ पकड़ सकें। और हैरो?
हैरो का काम है खेत से खरपतवार निकालना और जमीन को बुवाई के लिए समतल करना। ठीक है। इनके अलावा सीड ड्रिल बीज बोने के लिए और थ्रेशर कटाई के बाद अनाज को भूसे से अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट मशीन है। हाँ। लेकिन ट्रैक्टर तो बड़े किसानों के लिए ठीक है, छोटे किसानों का क्या, जिनके पास 1 या 2 हेक्टेयर जमीन होती है? उनके लिए पावर टिलर्स एक बेहतरीन विकल्प है। अच्छा। ये 5 से 12 HP की क्षमता वाले छोटे हाथ से चलाने वाले ट्रैक्टर जैसे होते हैं। ये छोटे खेतों के लिए खासतौर पर पूर्वी भारत के पहाड़ी और छोटे खेतों वाले इलाकों में बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। ठीक है, तो डीजल से चलने वाली ताकत की बात हो गई, लेकिन बिजली और सौर ऊर्जा का भी तो जिक्र आता है। हाँ, और इलेक्ट्रिकल पावर तो बहुत कुशल है। इसकी एफिशिएंसी 80 से 90% तक होती है। मतलब जितनी बिजली दी उसका लगभग उतना ही काम मिला। बिल्कुल। इसका मुख्य उपयोग पानी के सबमर्सिबल पंप्स, थ्रेशर और आटा चक्की जैसी मशीनें चलाने में होता है। लेकिन इसकी एक बड़ी चुनौती है ग्रिड पर निर्भरता और गांव में बिजली कटौती। सही कहा। और यहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर पावर एक हीरो की तरह सामने आता है। हाँ, सोलर पंप्स। बिल्कुल। सोलर पंप्स आज एक क्रांति की तरह है। किसान को बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता। दिन में जब धूप है तो वो सिंचाई कर सकता है। बिल्कुल। इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है PM कुसुम। PM कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। हाँ। लक्ष्य तो इसका बहुत बड़ा सुना है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या किसानों के लिए ये सोलर पंप अपनाना आसान है? देखिए, लक्ष्य 2025 तक 20 मिलियन सोलर पंप स्थापित करने का है। 20 मिलियन? हाँ, अब तक लगभग 4.5 लाख पंप लग चुके हैं। तो रफ्तार अभी कह सकते हैं कि धीमी है। सब्सिडी के बावजूद शुरुआती लागत ज्यादा होती है और प्रक्रिया में भी कई बाधाएं आती हैं, लेकिन ये दिशा सही है। किसान को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाता है। बिल्कुल। और सोलर के अलावा बाकी रिन्यूएबल स्रोतों का क्या हाल है, जैसे विंड पावर या बायोगैस? विंड पावर का कृषि में सीधा उपयोग बहुत सीमित है। कहीं कहीं पानी उठाने के लिए विंड मिल्स का इस्तेमाल होता है। बायोमास एनर्जी में बायोगैस एक बड़ा नाम रहा है। भारत में लगभग 5 मिलियन घरेलू बायोगैस प्लांट हैं। लेकिन अब तो LPG सिलेंडर आसानी से मिल जाता है। सही बात है, इसीलिए इनकी लोकप्रियता घट रही है। हालांकि बायोमास से ब्रिकेट्स और बायोचार जैसे नए उत्पाद भी बन रहे हैं। बायोफ्यूल्स का भी बहुत जिक्र होता है। बायोफ्यूल्स में बायोडीजल और इथेनॉल आते हैं, लेकिन इनके साथ एक नैतिक दुविधा जुड़ी है। फूड वर्सेस फ्यूल वाली बहस। हाँ, क्या हम उस जमीन पर गाड़ी के लिए ईंधन उगाएं जिस पर किसी का पेट भरने के लिए अनाज उग सकता है? ये एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो हमने खेत में सही मशीनें और पावर तो पहुंचा दी, लेकिन सबसे ताकतवर ट्रैक्टर भी सूखी जमीन पर कुछ नहीं कर सकता। यहीं पे कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, पानी का मैनेजमेंट। बिना पानी सब बेकार है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश की एक एक बूंद को सहेजना। बिल्कुल। और इसे सहेजने के लिए कुछ खास स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जैसे चेक डैम्स। हाँ, चेक डैम को आप बहते हुए पानी के लिए एक स्पीड ब्रेकर समझ सकते हैं। अच्छा। ये 2 मीटर से कम ऊंचाई के छोटे छोटे बांध होते हैं जो नाले या छोटी नदी के बहाव को धीमा कर देते हैं। इससे पानी को जमीन में सोखने का ज्यादा टाइम मिल जाता है। बिल्कुल, जिसे हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहते हैं। और इनकी लागत भी बहुत कम होती है। एक बनाने में 20,000 से 50,000 रुपए तक का खर्च आता है। और पर्कुलेशन टैंक्स ये क्या करते हैं? ये चेक डैम से एक कदम आगे हैं। ये पानी को रोक कर उसे फिल्टर भी करते हैं ताकि वो और तेजी से और सफाई से जमीन के नीचे जा सके। अच्छा। इसी तरह ढलान वाली जमीनों पर कॉन्टोर बांस यानी मेड़बंदी की जाती है, जो पानी को तेजी से बहने से और मिट्टी के कटाव को रोकती है। सही। लेकिन इन सब में जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है वो है फार्म पॉन्ड यानी खेत तालाब। ये परीक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका असल मकसद क्या है? इसका मकसद दोहरा है। एक, ये शुष्क मौसम में जब बारिश नहीं हो रही होती तब फसलों के लिए जीवन रक्षक सिंचाई का काम करता है। और दूसरा, ये किसान की आय बढ़ाने का जरिया बनता है। इसको कोई आदर्श साइज भी होता है? हाँ, एक आदर्श फार्म पॉन्ड लगभग 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा होता है, जिसमें करीब 300 क्यूबिक मीटर्स पानी जमा हो सकता है। और इसे बनाने में कितना खर्च आता होगा? अतः बिना किसी लाइनिंग के मिट्टी का तालाब बनाया जाए तो लागत 50,000 रुपए से 90,000 रुपए के बीच आती है। लेकिन मिट्टी से तो पानी रिसने का डर रहता होगा। बिल्कुल, इसीलिए आजकल HDPE प्लास्टिक की मोटी शीट यानी लाइनिंग बिछाई जाती है, जिससे पानी का रिसाव रुक जाता है। हाँ, इसमें 30,000 रुपए से 50,000 रुपए का अतिरिक्त खर्च आता है। तो मान लीजिए करीब 1 लाख रुपए लगाकर किसी किसान ने तालाब बना लिया, इससे उसे फायदा क्या होगा? आंकड़ों में बात करें तो फायदा बहुत बड़ा है। एक तालाब से 0.5 से 5 हेक्टेयर तक की जमीन को सिंचाई मिल सकती है, और सिर्फ 1 या 2 सिंचाई मिलने से ही वर्षा आधारित खेती की तुलना में उपज में 50 से 100% की वृद्धि हो सकती है। 50 से 100%? मतलब जहां 10 बोरी अनाज होता था वहां अब 20 बोरी होगा। सीधा डबल। और आमदनी पर क्या असर पड़ता है? अगर किसान सिर्फ पारंपरिक फसलें उगा रहा है तो भी आय दोगुनी हो सकती है, लेकिन अगर वो इस सुनिश्चित पानी का उपयोग सब्जियां जैसी ज्यादा मुनाफे वाली फसलें उगाने में करे तो आय 5 से 15 गुना तक बढ़ सकती है। 5 से 15 गुना? हाँ, और ये तो सिर्फ खेती की बात हुई। मतलब इसमें और भी कुछ है? बिल्कुल, इस तालाब में मछली पालन यानी एक्वाकल्चर भी किया जा सकता है। अच्छा। इससे किसान को सालाना 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आय हो सकती है।
मुझे याद है मैं महाराष्ट्र में एक किसान से मिली थी। उन्होंने अपने फार्म पॉन्ड में मछली पालन शुरू किया और कहते थे कि अब खेत से ज्यादा कमाई तो तालाब से हो रही है। वाह, ये तो सच में एक वन स्टॉप सोल्यूशन जैसा है। चलिए, तो हमने पावर और पानी का इंतजाम करके फसल उगा ली। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि भारत में असली चुनौती फसल उगाने की नहीं, बल्कि कटाई के बाद उसे सही कीमत पर बेचने की है। बिल्कुल, यहीं पर एग्रो प्रोसेसिंग की भूमिका आती है। एकदम सही। एग्रो प्रोसेसिंग का सीधा मतलब है कच्चे माल में वैल्यू एडिशन करना, यानी उसके रूप को बदलकर उसकी कीमत बढ़ाना। बिल्कुल, जैसे खेत से टमाटर तोड़ना खेती है, लेकिन उस टमाटर से केचप बनाना एग्रो प्रोसेसिंग है। इसके भी अलग अलग लेवल्स होते होंगे। हाँ, मुख्य रूप से 2 स्तर है। एक है प्राइमरी प्रोसेसिंग, जिसमें बस सफाई, छटाई या पैकिंग जैसा काम होता है, जैसे अनाज को साफ करके बोरी में भरना। हाँ, और दूसरा है सेकेंडरी प्रोसेसिंग, जहाँ उत्पाद का रूप पूरी तरह बदल जाता है, जैसे गेहूं से आटा और फिर आटे से बिस्कुट बनाना। और इसका फायदा सिर्फ किसान को होता है या पूरी अर्थव्यवस्था को भी? इसका फायदा पूरे समाज को होता है। सबसे पहला तो है मूल्य वृद्धि। 1 किलो आलू की कीमत शायद 10 रुपए हो, लेकिन उतनी ही आलू से बने चिप्स की कीमत 100 रुपए तक हो सकती है, यानी मूल्य में 2 से 10 गुना तक की वृद्धि। हाँ, दूसरा ये रोजगार पैदा करता है। अनुमान है कि प्रति टन प्रसंस्करण पर 2 से 10 नौकरियां पैदा होती हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या है, कटाई के बाद नुकसान, उसमें ये कैसे मदद करता है? ये सबसे बड़ा फायदा है। एग्रो प्रोसेसिंग से फलों और सब्जियों में होने वाले नुकसान को 60 से 80% तक कम किया जा सकता है। 60 से 80%? हाँ, टमाटर या आम जैसी चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, लेकिन उनका जूस या जैम बनाकर हम उनकी उम्र बढ़ा देते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। इस मामले में भारत की स्थिति क्या है? यहीं पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। बताइए। भारत में कुल फल और सब्जियों का केवल 2% ही प्रोसेस हो पाता है। सिर्फ 2%? हाँ, सिर्फ 2, जबकि मलेशिया, ब्राजील जैसे देशों में ये 30 से 40% है। ये तो बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा। और ये 2% का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। इसका मतलब है कि हम अपनी 98% उपज को या तो कम कीमत पर बेच रहे हैं या उसे सड़ने दे रहे हैं। सोचिए, अगर हम इसे सिर्फ 10% तक भी ले जाएं, तो ग्रामीण इलाकों में रोजगार और किसानों की आय में कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है। ये वाकई एक बहुत बड़ा अवसर है जो इंतजार कर रहा है। तो ठीक है, हमने फसल उगाई, कुछ को प्रोसेस भी कर लिया। अब आता है सफर का आखिरी और शायद सबसे नाजुक पड़ाव, भंडारण यानी स्टोरेज। एक कहावत है, कमाया हुआ वही है जो बचाया गया। बिल्कुल, और बचाने के लिए सही भंडारण तकनीक बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हर चीज को रखने का तरीका अलग है। अनाज जैसी सूखी चीजों के लिए सुरक्षित नमी का स्तर 10 से 14% होता है, जबकि फल और सब्जियों को कम तापमान और नियंत्रित माहौल चाहिए। तो फल और सब्जियों के लिए सबसे आम तरीका तो कोल्ड स्टोरेज ही है ना? हाँ, कोल्ड स्टोरेज सबसे बुनियादी और जरूरी तकनीक है। इसमें तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। इससे सब्जियों की उम्र 2 से 4 हफ्ते तक बढ़ जाती है। लेकिन इससे भी एक उन्नत तकनीक है। आप कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर यानी CS स्टोरेज की बात कर रही हैं। ये काम कैसे करता है? CS स्टोरेज एक तरह से फलों और सब्जियों को गहरी नींद में सुलाने जैसा है। अच्छा। हम कमरे में हवा की संरचना को बदल देते हैं। हवा में मौजूद 21% ऑक्सीजन को घटाकर 2 से 5% कर दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा बढ़ाकर 3 से 10% कर देते हैं। इससे होता क्या है? इससे फलों के पकने और खराब होने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। इसका असर कितना होता है? असर जबरदस्त होता है। जो सेब सामान्य कोल्ड स्टोरेज में 2 महीने चलता, वो CS स्टोरेज में 6 से 8 महीने तक ताज़ा बना रहता है। वाह, इससे तो किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए हड़बड़ी नहीं करनी पड़ती होगी। बिल्कुल, वो सही कीमत का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन यह सुनने में बहुत महंगा और जटिल लगता है। हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी कमी है, बहुत ज्यादा पूंजी लागत। इसलिए ये सेब और अंगूर जैसे महंगे और निर्यात होने वाले फलों के लिए ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है। इसका कोई सस्ता विकल्प है? हाँ, एक सस्ता विकल्प है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग यानी कि मैप, जिसमें यही काम एक पैकेट के अंदर किया जाता है। अच्छा, जैसे आजकल सुपरमार्केट में कटी हुई सब्जियां सील-बंद पैकेट में आती हैं। हाँ, वो मैप का ही उदाहरण है। ये तो हुई फल सब्जियों की बात। देश का पेट भरने वाले अनाज, गेहूं और चावल के भंडारण का क्या सिस्टम है? अनाज के लिए हमारे पास छोटे से लेकर बहुत बड़े स्तर तक की संरचनाएं हैं। सबसे छोटे स्तर पर हैं बिन्स, जो धातु के बने होते हैं। इनकी क्षमता 1 से 50 टन तक होती है। और जो हम बड़े बड़े गोदाम देखते हैं, उन्हें गोडाउन्स कहते हैं। इनमें 2 तरह से भंडारण होता है। एक है बैग्ड स्टोरेज, जिसमें अनाज बोरियों में भरकर रखा जाता है। ये तो काफी आम है। हाँ, ये लचीला तरीका है, लेकिन इसमें चूहे, नमी और कीड़ों से 5 से 10% तक का नुकसान हो जाता है। 5 से 10%? हाँ। दूसरा तरीका है बल्क स्टोरेज, जिसमें अनाज को बिना बोरी के एक बड़े हॉल में ढेर लगाकर रखा जाता है। ये ज्यादा कुशल है। लेकिन सबसे आधुनिक और कुशल तरीका तो साइलोस को माना जाता है, वो जो बड़ी बड़ी मीनारें दिखती हैं। हाँ, ग्रेन साइलोज भंडारण की सबसे उन्नत तकनीक है। ये स्टील या कंक्रीट की बनी ऊंची बेलनाकार संरचनाएं होती हैं। इनकी क्षमता 1000 से 10,000 टन तक हो सकती है। और इनका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पूरी तरह से मशीनीकृत होती हैं।
अनाज को भरने, निकालने, सुखाने, सारा काम मशीनों से होता है। और इसमें नुकसान कितना कम हो जाता है? यही इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू है। जहां बोरी वाले गोदाम में 5-10% तक नुकसान होता है, वहीं साइलोज में ये नुकसान घटकर सिर्फ 1 से 3% रह जाता है। सिर्फ 1 से 3%? हाँ, अब सोचिए, जब हम लाखों टन अनाज की बात कर रहे हों तो ये 7-8% का अंतर भी हजारों करोड़ रुपए का होता है। इतना अनाज हम बर्बाद होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल। 1 से 3% तो कमाल का आंकड़ा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, साइलोस तो बहुत महंगे और बड़े होते होंगे। क्या ये तकनीक सिर्फ सरकार या बड़ी कंपनियों के लिए है? अभी तो ये मुख्य रूप से सरकार, मतलब FCI और बड़ी निजी कंपनियों द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। एक आम किसान के लिए ये बहुत महंगा है, लेकिन किसान उत्पादक संगठन यानी FPOs मिलकर छोटे साइलो लगा सकते हैं। भविष्य इसी दिशा में है। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, इंजीनियरिंग का हर पहलू, चाहे वो खेत में इस्तेमाल होने वाली ताकत हो, पानी का संरक्षण हो या भंडारण की तकनीक, सीधे तौर पर कृषि की उत्पादकता और किसान की आय से जुड़ा है। हाँ, किसान की आय से। बिल्कुल। ये पूरा सफर दक्षता यानी एफिशिएंसी बढ़ाने का है। 1.0 HP के बैल से 50 HP के ट्रैक्टर तक का सफर, या गोडाउन में 10% के नुकसान से साइलो में 1% के नुकसान तक पहुंचना। हर कदम कम लागत में ज्यादा उत्पादन और कम बर्बादी की ओर एक छलांग है। और हमारी श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। हमने देखा कि तकनीक मौजूद है, समाधान मौजूद हैं, तो फिर छोटे किसान के स्तर पर इन तकनीकों को सार्वभौमिक रूप से अपनाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? पूंजी की कमी, सही जानकारी का अभाव या सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। आज की चर्चा का केंद्र है हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन क्रॉप्स, नाबार्ड ग्रेड A परीक्षा के नजरिए से। हम हॉर्टिकल्चर की परिभाषा और उसकी ब्रांचेस से शुरू करेंगे। फिर हम देखेंगे प्रमुख प्लांटेशन क्रॉप्स, उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और सबसे जरूरी वैल्यू चेन, सप्लाई चेन और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन क्रॉप्स की दुनिया की गहरी पड़ताल। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर आखिर है क्या? देखिए, हॉर्टिकल्चर शब्द 2 लैटिन शब्दों से बना है। ओके। हॉर्टिस यानी गार्डन और कल्चरा मतलब कल्टीवेशन। तो ये सामान्य खेती मतलब एग्रोनॉमी से अलग कैसे है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। एग्रोनॉमी, जैसे गेहूं या धान, वो एक्सटेंसिव होती है, बड़े पैमाने पर। और हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर ज्यादा इंटेंसिव होती है। यहाँ कम जगह पर ज्यादा मेहनत, ज्यादा टेक्नोलॉजी लगाकर हाई वैल्यू फसलें जैसे फल, सब्जियां, फूल, ये सब उगाए जाते हैं। मतलब फोकस क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर है। एग्जैक्टली। यहाँ पर यूनिट एरिया से मिलने वाली वैल्यू पर जोर होता है। और इसीलिए ये फसलें पेरिशेबल भी होती हैं, मतलब जल्दी खराब होने वाली। बिल्कुल, जबकि अनाज तो महीनों तक रखे जा सकते हैं। तो अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो इसका आर्थिक महत्व कितना है? आंकड़े बहुत दिलचस्प है। भारत की कुल कृषि भूमि के सिर्फ 20 से 23% हिस्से पर ही हॉर्टिकल्चर है। लेकिन एग्रीकल्चरल जीडीपी में इसका योगदान वो 25 से 30% तक है। ये दिखाता है कि ये फसलें वैल्यू में कितनी पावरफुल हैं। और प्रोडक्शन 300 मिलियन मीट्रिक टन से भी ज्यादा है, और ये सेक्टर सीधे तौर पर 15 से 20 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। और इसमें महिलाओं की भागीदारी भी काफी ज्यादा है ना? निश्चित रूप से, करीब 30 से 40%। और हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी 5 से 7 बिलियन डॉलर का है। तो इस हॉर्टिकल्चर की छतरी के नीचे कौन-कौन सी मेन ब्रांचेस आती हैं? इसकी 4 मुख्य शाखाएं हैं। पहली है पोमोलॉजी, यानी फलों का विज्ञान। इसमें क्लासिफिकेशन कैसे होता है? जलवायु के हिसाब से ट्रॉपिकल फल जैसे आम, केला, सब ट्रॉपिकल जैसे नींबू, लीची, और ठंडे इलाकों के लिए टेम्परेट फल जैसे सेब, नाशपाती, और फिर ड्राई जोन के फल जैसे बेर और आंवला। भारत में आम और केले का दबदबा है। इनके आंकड़े कैसे हैं? आम का एरिया लगभग 2.3 मिलियन हेक्टेयर है और प्रोडक्शन 21 मिलियन टन से ज्यादा। और केला? केले का एरिया तो सिर्फ 0.9 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन प्रोडक्शन 30 मिलियन टन से भी ज्यादा है। वाओ, ये तो अविश्वसनीय प्रोडक्टिविटी है। फलों के बाद आती होंगी सब्जियां? हाँ, दूसरी शाखा है ओलेरीकल्चर, सब्जियों का विज्ञान। इसका वर्गीकरण कैसे होता है? इन्हें हम सोलेनेशियस क्रॉप्स कहते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन। फिर हैं क्यूकरबोटेशियस, खीरा, कद्दू। कोल क्रॉप्स भी होते हैं? जी, कोल क्रॉप्स में पत्ता गोभी, फूल गोभी, और फिर आलू और प्याज जैसी रूट, ट्यूबर और बल्ब क्रॉप्स हैं। आलू का उत्पादन तो बहुत ज्यादा होगा। हाँ, 45 मिलियन टन से भी ज्यादा। फूलों की खेती, इसमें कट फ्लावर्स जैसे गुलाब और लूज फ्लावर्स जैसे गेंदा, चमेली आते हैं। और चौथी में आते हैं स्पाइसेस और मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट्स। आपको पता है, भारत अकेले दुनिया की 80% हल्दी मतलब टर्मरिक प्रोड्यूस करता है। ये तो हुई हॉर्टिकल्चर की बात, लेकिन चाय, कॉफी जैसी फसलें जो विशाल बागाना में होती हैं, वो किस श्रेणी में आती हैं? बहुत अच्छा पॉइंट। उन्हें हम प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं। इनकी क्या खासियतें हैं? ये फसलें बड़े संगठित क्षेत्रों यानी एस्टेट्स पर उगाई जाती हैं। और सबसे पहली बात, ये पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल मतलब बारहमासी? जी, इनका जीवन काल 20 साल से लेकर 100 साल तक हो सकता है। 100 साल?
इनकी और क्या विशेषताएं हैं? इनका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब पौधा लगाने के बाद पहली फसल आने में 3 से 8 साल लग जाते हैं। 3 से 8 साल, ये तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिस्क है। लेकिन एक बार उत्पादन शुरू होने के बाद ये दशकों तक स्थिर आय देती हैं। ये फसलें बहुत कैपिटल इंटेंसिव भी होती हैं। मतलब हेवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है। 50 से 80% तक प्रोडक्शन निर्यात होता है। और इन्हें हम सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट? प्रोसेसिंग जरूरी है। एग्जैक्टली यही इनकी आखिरी खासियत है, प्रोसेसिंग लिंकेड। चाय की पत्ती से चाय बनाना या रबर के लेटेक्स से शीट बनाना। भारत की पोजीशन क्या है इन क्रॉप्स में? हम चाय में दूसरे, कॉफी में छठे और रबर में 5वें सबसे बड़े उत्पादक हैं। और काजू मतलब कैशू प्रोसेसिंग में तो हम ग्लोबल लीडर हैं। तो अब ये फसलें क्या हैं, ये हम समझ गए। अब जरा इनकी उगाने की तकनीक पर बात करते हैं। आम से शुरू करें। जरूर। आम के लिए सबसे जरूरी है कि फूल आने के टाइम मौसम ड्राई हो। बारिश हो गई तो पॉलिनेशन नहीं होता और फसल खराब हो जाती है। कमर्शियल फार्मिंग के लिए किसान बीज नहीं, ग्राफ्टिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। 1 मिनट, ग्राफ्टिंग, हाँ। ये क्या होता है और क्यों करते हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, बीज से उगाए पेड़ में गारंटी नहीं होती कि फल अपनी मदर प्लांट जैसा ही होगा। अच्छा। ग्राफ्टिंग में हम एक अच्छी किस्म की टहनी को एक सामान्य पौधे के तने पर जोड़ देते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर फल हमारी मनचाही किस्म का ही होगा। समझ गई। और एक अच्छे बाग से उपज कितनी मिलती है? करीब 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर तक। अब सब्जियों में टमाटर का उदाहरण लेते हैं। उसकी तकनीक में क्या खास है? टमाटर को भारत में खरीफ, रबी और गर्मी तीनों मौसमों में उगा सकते हैं। इसमें एक टर्म आता है इनडिटर्मिनेट किस्म। रुकिए, इनडिटर्मिनेट, ये क्या होता है? मतलब अनिश्चित वृद्धि। ये किस्में बेल की तरह लगातार बढ़ती रहती हैं। इन्हें सहारे की जरूरत होती है, जिसके लिए स्टेकिंग या ट्रेलिसिंग की जाती है। और पोषण में कोई खास बात? हाँ, टमाटर में अक्सर ब्लॉसम एंड रॉट की समस्या आती है। ये कैल्शियम की कमी से होता है, इसलिए कैल्शियम स्प्रे बहुत जरूरी है। और उपज? हाइब्रिड किस्मों से 50 से 70 टन प्रति हेक्टेयर तक मिल सकती है। अब चाय की तकनीक पर आते हैं। 2 लीव्स एंड अ बड, इसका क्या मतलब है? चाय की सबसे अच्छी क्वालिटी उसकी सबसे नई कोमल पत्तियों से बनती है। 2 लीव्स एंड द बड का मतलब है सबसे ऊपर की कली और उसके साथ की 2 पत्तियां। और इसे तोड़ने की प्रक्रिया को प्लकिंग कहते हैं? जी, और यही सबसे प्रीमियम चाय बनाती है। प्रोसेसिंग के भी 2 मुख्य तरीके हैं, ऑर्थोडॉक्स जो पारंपरिक है और सीटीसी मतलब क्रश्ड एयर कर्ल जो मशीनी है। और रबर, एक पेड़ से तरल रबर कैसे निकालते हैं? ये प्रक्रिया बहुत यूनिक है। जब पेड़ 6-8 साल का हो जाता है तब टैपिंग शुरू होती है। टैपिंग? इसमें पेड़ की छाल पर एक तिरछा कट लगाते हैं, जिससे दूध जैसा तरल, जिसे लेटेक्स कहते हैं, निकलने लगता है। और उपज बढ़ाने के लिए? स्टिमुलेशन का इस्तेमाल होता है। एथ्रिल जैसे ग्रोथ रेगुलेटर्स को कट के पास लगाते हैं। इससे उपज 50 से 100% तक बढ़ सकती है। तो उत्पादन में तो हम माहिर हैं, लेकिन फिर वही सवाल, इतना सब कुछ बर्बाद क्यों हो रहा है? अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वैल्यू चेन और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। बिल्कुल, यहीं पर भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। एक अनुमान के मुताबिक हॉर्टिकल्चरल फसलों में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस 20 से 50% तक है। 20 से 50%, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब हम जो उगाते हैं उसका लगभग 1/3 उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। इसकी मुख्य वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। हमारे यहाँ फार्म लेवल पर कोल्ड स्टोरेज नहीं है, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट की कमी है। और प्रोसेसिंग? हमारी कुल उपज का केवल 2 से 5% ही प्रोसेस हो पाता है। तो इन समस्याओं का समाधान क्या है? कई रणनीतियां हैं। एक है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी FPOs का गठन। ये छोटे किसानों का समूह है जो मिलकर अपनी उपज बेचते हैं। जी, इससे उन्हें बेहतर दाम मिलता है। दूसरा समाधान है मॉडर्न टर्मिनल मार्केट्स, जहां ग्रेडिंग, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज सब एक ही जगह पर होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी एक विकल्प है। हाँ, और चौथा है कोल्ड चेन डेवलपमेंट पर जोर देना। ये तो हुई पॉलिसी लेवल की बातें, लेकिन फसल कटने के बाद नुकसान कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? यही है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब PHM, और इसका सबसे जरूरी कदम है प्री कूलिंग। प्री कूलिंग मतलब खेत की गर्मी को निकालना। एग्जैक्टली। सिर्फ इस एक कदम से शेल्फ लाइफ 100 से 300% तक बढ़ सकती है। इसके बाद सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, फिर सही पैकेजिंग, और फिर आता है स्टोरेज, जहां तापमान और नमी का कंट्रोल बहुत जरूरी है। यहाँ पर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज की बात आती है। जी, CS स्टोरेज एक बड़ी महंगी तकनीक है। इससे सेब जैसे फलों को 8 से 12 महीने तक ताज़ा रख सकते हैं। छोटे किसानों के लिए क्या विकल्प है? उनके लिए मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग यानी MAP एक कम लागत वाला ज्यादा प्रैक्टिकल विकल्प है। और फलों को पकाने का भी कोई वैज्ञानिक तरीका है, जैसे केले को हरा तोड़ा जाता है? हाँ, इससे राइपनिंग मैनेजमेंट कहते हैं। केला, आम जैसे क्लाइमेटेरिक फलों के लिए एथिलीन गैस का कंट्रोल्ड तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में वैल्यू एडिशन? बिल्कुल, टमाटर से प्यूरी बनाना, आम से जैम, इससे उत्पाद का मूल्य 2 से 5 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। अगर इन तकनीकों के प्रभाव को एक उदाहरण से समझें। जरूर। अगर सही PHM न हो तो टमाटर 5-7 दिन में खराब हो जाता है। और PHM के साथ? प्री कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज और MAP के साथ वही टमाटर 15-20 दिन तक ताज़ा रह सकता है। ये अंतर तो जमीन आसमान का है। तो संक्षेप में परीक्षा के लिए मुख्य बातें क्या होंगी? सबसे पहले हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी का अंतर, फिर प्लांटेशन फसलों की विशेषताएं जैसे लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, उपज के आंकड़े भी, जैसे आम का 15-20 टन प्रति हेक्टेयर। हाँ, और
पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का आंकड़ा जो 20-50% है, और उसके समाधान जैसे FPOs, कोल्ड चेन, CS स्टोरेज और MAP, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाकई एक बहुत जानकारीपूर्ण चर्चा रही। अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल, ये देखते हुए कि भारत एक प्रमुख उत्पादक है, लेकिन यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी बहुत अधिक है। उत्पादन और किसान की आय के बीच इस विशाल अंतर को पाटने के लिए कौन सी एक नीतिगत पहल या कौन सी एक तकनीकी छलांग गेम चेंजर साबित हो सकती है? नाबार्ड ग्रेड A एस्पिरेंट्स के लिए आज हम एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और मिक्स्ड फार्मिंग की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। आज का हमारा मिशन है परीक्षा के लिए सबसे जरूरी जानकारी निकालना। तो हम एनिमल हस्बेंड्री की परिभाषा से शुरू करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका रोल समझेंगे और 20th लाइवस्टॉक सेंसस के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। बिल्कुल, और उसके बाद हम की टर्मिनोलॉजी, मवेशियों का क्लासिफिकेशन और उनके फीड मैनेजमेंट पर बात करेंगे। फिर हम भारत के पोल्ट्री उद्योग की स्थिति देखेंगे और अंत में मिक्स्ड फार्मिंग के जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री आखिर है क्या? देखिए, ये खेती की ही एक ब्रांच है जिसमें हम जानवरों को पालते हैं, मतलब उनके ब्रीडिंग, रेयरिंग और मैनेजमेंट से जुड़ी है। और ये हम करते हैं भोजन, फाइबर या दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए। और इसमें लाइवस्टॉक और पोल्ट्री दोनों आ जाते हैं? जी, लाइव स्टॉक मतलब मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, और पोल्ट्री में आ गए मुर्गी, बत्तख वगैरह। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये कितना जरूरी है? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बहुत इंप्रेसिव हैं। 20th लाइव स्टॉक सेंसस के हिसाब से हमारे पास 193.46 मिलियन मवेशी हैं, मतलब कैटल। 193 मिलियन? ये तो हमारे कुल पशुधन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ। हाँ, कुल पशुधन का 36.04%। इसके बाद भैंस यानी बफलो है करीब 109.85 मिलियन और बकरियां लगभग 148.88 मिलियन। और पोल्ट्री? पोल्ट्री की आबादी तो 851.81 मिलियन है। इन आंकड़ों की वजह से भारत की मवेशी और भैंस की आबादी दुनिया में सबसे बड़ी है। और उत्पादन में हम कहाँ हैं? ग्लोबल रैंकिंग क्या है हमारे? हम दूध उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, अंडा उत्पादन में भी दूसरे और मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर है। दूध की बात करें तो 2023-24 का डेटा क्या कहता है? दूध का उत्पादन 239.30 मिलियन टन रहा और प्रति व्यक्ति उपलब्धता है 471 ग्राम प्रतिदिन। ये तो ICMR की 280 ग्राम की रिकमेंडेशन से काफी ज्यादा है। जी, डेयरी सेक्टर में हम सेल्फ सफिशिएंट से भी आगे हैं, लेकिन अंडे और मांस में कहानी थोड़ी अलग है। वो कैसे? अंडे का उत्पादन है 142.77 बिलियन। इससे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बनती है साल में सिर्फ 103 अंडे, जबकि ICMR की रिकमेंडेशन 182 अंडों की है। मतलब अभी भी एक बड़ा गैप है। हाँ, और मांस में भी यही हाल है। उत्पादन है 10.25 मिलियन टन और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है 7.39 किलोग्राम प्रति वर्ष, जबकि रिकमेंडेशन 11 किलोग्राम की है। अगर हम अर्थव्यवस्था में इसके कुल योगदान की बात करें GVA में, जी, तो वो कितना है? कुल GVA में लाइवस्टॉक सेक्टर का योगदान 5.50% है 2022-23 के आंकड़ों के हिसाब से। यानी देश की कुल आर्थिक कमाई में हर 100 रुपए में से 5.5 रुपए सीधे पशुधन से आ रहे हैं। एकदम सही। और ये इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाता है। रोजगार, आय, खाद्य सुरक्षा सब इससे जुड़ा है। बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ की टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं जो बार बार इस्तेमाल होती हैं, जैसे मवेशियों में काफ, हेफर, काऊ में क्या फर्क है? जरूर। काफ मतलब 1 साल से कम उम्र का बच्चा, नर हो या मादा। हेफा वो युवा मादा है जिसने अभी तक बच्चा नहीं दिया है और एक वयस्क मादा काऊ कहलाती है। और बुल और बुलॉक? वयस्क नर को बुल कहा जाता है और जिस नर की नसबंदी खेती या बोझ ढोने के लिए कर दी जाती है उसे बुलॉक कहा जाता है। ठीक है। और प्रजनन से जुड़े कुछ शब्द हैं जैसे जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब है गर्भावस्था की अवधि। गायों में ये लगभग 280 दिन की होती है। पोल्ट्री में 2 शब्द बहुत आते हैं, ब्रॉयलर और लेयर। इनमें क्या फंडामेंटल फर्क है? देखिए, ये इनके उद्देश्य पर आधारित है। लेयर वो मुर्गियां हैं जिन्हें खास तौर पर अंडे देने के लिए पाला जाता है और ब्रॉयलर को सिर्फ मांस के लिए पाला जाता है। और इन्हें बहुत तेजी से वजन बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है ना? जी, यहीं पर एक और जरूरी टर्म आता है FCR यानी फीड कन्वर्जन रेशियो। FCR का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 किलो वजन बढ़ाने के लिए मुर्गी कितना दाना खाती है। ये नंबर जितना कम होगा किसान के लिए उतना ही फायदेमंद है। समझ गया। तो अब जब हम टर्मिनोलॉजी समझ गए हैं तो चलिए नस्लों पर बात करते हैं। मवेशियों की नस्लों को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? उपयोगिता के आधार पर हम इन्हें 3 मुख्य कैटेगरीज में बांटते हैं। एक है मिल्च ब्रीड्स यानी दुधारू नस्लें, दूसरी है ड्रॉट ब्रीड्स भारवाहक नस्लें, और तीसरी हैं ड्यूल पर्पस ब्रीड्स जो दूध और मेहनत दोनों कामों के लिए अच्छी होती हैं। दुधारू नस्लों में सबसे मशहूर नाम कौन सा है? बिना किसी शक के साहिवाल। ये व्यावसायिक फार्म पर एक लैक्टेशन साइकिल में 2100 किलो तक दूध दे सकती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है गर्मी झेलने की बेहतरीन क्षमता। और गिर नस्ल जिसके घुमावदार सींग होते हैं? हाँ, गिर गुजरात की शान है। ये भी एक बेहतरीन दुधारू नस्ल है जो 1600 से 4000 किलो तक दूध दे सकती है। ठीक है। अब अगर हम ड्यूल पर्पस ब्रीड्स की तरफ बढ़ें तो उनमें कौन सी नस्लें खास हैं? इनमें सबसे पहला नाम आता है हरियाणा नस्ल का। ये गायें ठीक ठाक दूध देती हैं, लगभग 1140 से 2500 किलो, और इनके बैल खेती के लिए बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। और थारपारकर नाम से ही रेगिस्तानी लगती है। आपने सही पकड़ा।
थार पार कर रेगिस्तान की नस्ल है। ये कम चारे और पानी में भी 1660 से 2500 किलो तक दूध दे देती है। सूखा सहन करने की इसकी क्षमता अद्भुत है। तो सही नस्ल चुनना पहला कदम है, लेकिन अच्छी नस्ल को सही पोषण भी चाहिए। यहीं पर चारा और दाना मतलब फॉडर्स एंड फीड्स का रोल आता है। बिल्कुल। पशु आहार को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है, रफेजेस और कॉन्सेंट्रेट्स। इनमें क्या अंतर है? रफेजेस वो चारा है जिसमें क्रूड फाइबर 18% से ज्यादा होता है, जैसे हरा चारा, पुआल या सिलेज। और कॉन्सेंट्रेट्स? कॉन्सेंट्रेट्स में क्रूड फाइबर 18% से कम होता है, लेकिन ऊर्जा और प्रोटीन भरपूर होता है, जैसे मक्का, जौ या सोयाबीन की खली। संतुलित आहार के लिए दोनों का सही मिश्रण बहुत जरूरी है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जारी की बात हो रही है तो मुझे पोल्ट्री उद्योग की याद आ रही है, जो पूरी तरह फीड एफिशिएंसी पर ही टिका है। सही जगह पहुंचे आप। भारत का पोल्ट्री उद्योग एक बहुत बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। अंडे देने वाली मुर्गियों यानी लेयर्स में कौन सी नस्लें सबसे आगे हैं? व्यावसायिक स्तर पर विदेशी नस्ल व्हाइट लेगहॉर्न का दबदबा है। यह मुर्गी साल में 310 से 340 अंडे तक दे सकती है। और हमारी देसी नस्लें जैसे असील और कड़कनाथ? वो इतनी प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन बीमारियों से लड़ने में ज्यादा मजबूत होती हैं। कड़कनाथ का तो मांस, हड्डियां और खून भी काले रंग का होता है, इसलिए ये बहुत प्रीमियम मानी जाती है। अच्छा, और मांस के लिए ब्रॉयलर्स में? ब्रॉयलर्स में कॉब और रॉस जैसी व्यावसायिक नस्लें सबसे आगे हैं। ये सिर्फ 42 से 48 दिनों में 2 से 2.5 किलो का वजन हासिल कर लेती हैं। और इनका एफसीआर भी बहुत अच्छा होता होगा? जी, 1.8 से 2.0 के बीच, जो इन्हें बहुत प्रॉफिटेबल बनाता है। तो हमने मवेशियों की बात की, पोल्ट्री की भी, लेकिन असली सिनर्जी तब बनती है जब ये दोनों एक ही खेत पर एक साथ आते हैं। मेरा मतलब है मिक्स फार्मिंग से। मिक्स्ड फार्मिंग एक ऐसी प्रणाली है जहां फसल उत्पादन और पशुपालन एक साथ एक ही फार्म पर किए जाते हैं। इनके बीच एक गहरा संबंध होता है। किस तरह का संबंध? इसके 2 स्तर हैं। पहला है ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, यानी एक दूसरे पर निर्भरता। मतलब फसल से चारा और पशु से खाद? बिल्कुल। फसलें पशुओं के लिए चारा देती हैं और पशुओं का गोबर खेत के लिए बेहतरीन खाद का काम करता है। इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता 20 से 30% तक कम हो सकती है। और दूसरा स्तर? दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, यानी एक दूसरे के पूरक बनना। जब खेत में काम नहीं होता तो पशुपालन में श्रम का उपयोग हो जाता है। किसान को साल भर काम और आय मिलती है। इससे वित्तीय जोखिम भी कम होता होगा? हाँ, अगर एक फसल खराब हो गई तो पशुओं से होने वाली आय एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव तो बहुत बड़ा होगा, खासकर छोटे किसानों के लिए। बहुत बड़ा। अध्ययनों से पता चलता है कि मिश्रित खेती से आय में 6 से 10% की वृद्धि हो सकती है। ये साल में 400 से 300 से ज्यादा दिन का रोजगार पैदा करता है। और घर में पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है? जी, घर में दूध और अंडे की उपलब्धता से परिवार का पोषण स्तर सुधरता है और महिला सशक्तिकरण में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। वो कैसे? भारत में डेयरी सेक्टर में काम करने वालों में 30 से 40% महिलाएं हैं। पशुपालन से होने वाली आय अक्सर सीधे उनके हाथ में जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और परिवार के फैसलों में उनकी भूमिका दोनों मजबूत होती हैं। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि पशुपालन सिर्फ दूध या मांस का स्रोत नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था, पोषण और सामाजिक संरचना का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल। हमने पशुपालन के अर्थ और आर्थिक महत्व से लेकर नस्लों, चारा प्रबंधन, पोल्ट्री उद्योग और मिश्रित खेती के फायदों तक हर पहलू को छुआ है जो परीक्षा के लिए जरूरी है। आज हमने एनिमल हस्बेंड्री के उन सभी प्रमुख पहलुओं को कवर किया जो नाबार्ड ग्रेड ए परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ARD सीरीज के अंतिम भाग और ऐसे ही सघन विश्लेषण के लिए पॉडकास्ट प्रेप माइंड मैप्स को सब्सक्राइब करें। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। भारत में डेयरी क्षेत्र में सहकारी मॉडल जैसे अमूल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या रहे हैं, और क्या इन मॉडल्स को पोल्ट्री या बकरी पालन जैसे अन्य पशुधन क्षेत्रों में भी उतनी ही सफलता से दोहराया जा सकता है? इस पे जरूर सोचिएगा।